हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टारगेट में। और ये हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 दिन का मिशन सिलेक्शन बिहार एपीओ और बिहार जे के एग्ज़ाम के लिए। ये फ्री यूट्यूब सीरीज़ है और आज है डे 11। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है ये फ्री यूट्यूब सीरीज़ जिसमें हम बिहार एपीओ और बिहार जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस लेक्चर की अगर फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो जस्ट टारगेट के टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज है डे 11 और धीरे धीरे हमें पहुंचना है डे 60 तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। हाँ, आज का जो हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट अरब टू सक्सेसफुली इन्वेड सिंध? सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो सिंध उस क्षेत्र को बोला जाता है जो आज के समय में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक ये प्रोविंस है। उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। फर्स्ट अरबी या फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इंडिया में कौन रहा है? हजाज, मोहम्मद बिन कासिम, दाऊद खान या कुतुबुद्दीन ऐबक? आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। कब आया? 712 AD में। और इसने राजा दाहिर को हराकर इसने सिंध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 2, हुज डॉटर वॉज रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बिहार एपीओ 2013। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश स्वयं एक स्लेव था, यानी कि एक दास था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो खुद एक दास था मोहम्मद गोरी का। तो एकमात्र महिला सुल्तान देखने को मिलती है पूरे मुग़ल इतिहास में या दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, जो है रज़िया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 3, बाय हुम वॉज द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल एडॉप्टेड? यानी सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? सुलह कुल का मतलब है एब्सोल्यूट पीस, एक तरफा शांति, मतलब वैश्विक शांति। सभी जगह जो है वो शांति की नीति अपनाई जाएगी। किसके द्वारा? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगज़ेब? आंसर है इसका अकबर। तो मुग़ल शासक अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज द फेमस पीकॉक थ्रोन कंस्ट्रक्टेड? तो बहुत ही प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, वो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनवाया गया? तो कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन, ये कुछ नायाब चीज़ें थी मुग़ल साम्राज्य में, जिनको चोरी करके ले गया था नादिर शाह। खैर, अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये किसके शासनकाल में बना? आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय में पीकॉक थ्रोन का निर्माण हुआ। इसी के ऊपर उस समय शासक या जो बादशाह है वो बैठते थे, मयूर सिंहासन। 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर? मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता यानी कि कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं? अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब या बहादुर शाह जफ़र? आंसर है सी, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को आलमगीर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1757, 1857, 1930 या 1942? आंसर है इसका बी, 1857। ये वही क्रांति है जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसे विनायक दामोदर सावरकर ने बड़े स्तर पर भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, होम रूल इज़ माई बर्थ राइट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसके द्वारा या ये नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? आंसर है इसका तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक मराठी लीडर थे, महाराष्ट्र से इनका संबंध था, कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने मास मोबिलाइजेशन यानी जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और स्वराज इन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार कहा। 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड गांधी जी बिगिन द दांडी मार्च? गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की शुरुआत की? तो देखिए, दांडी एक प्लेस का नाम है, गुजरात में एक जगह का नाम है दांडी। ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? नमक बनाने के लिए। नमक कैसे बनता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर फैला देते हैं, पानी उड़ जाता है, नीचे नमक बचता है
उसी नमक को इकट्ठा करके पैक करके बेचा जाता है मार्केट में। तो इस नमक को बनाने के ऊपर अंग्रेज़ों ने एक टैक्स लगा दिया था, एक कानून बना दिया था इसके ऊपर। इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा करने के लिए दांडी पहुँचे। कहाँ से चले थे? अपने साबरमती आश्रम से। अब कब चले, क्वेश्चन ये है, 1930, 1929, 1931 या 1932? आंसर है 1930। गांधी जी 1930 में दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचकर नमक बनाने का जो प्रक्रिया है वो करते हैं और उन्हें उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1885, 1904, 1890, 1882? बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है 1885। इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? एक अंग्रेज़ अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसी साल से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है, यानी कि जो आज़ादी का आंदोलन है उसकी ऑफिशियल शुरुआत 1885 से ही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया, वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक गांधीवादी नेता थे। नॉर्थ वेस्ट मतलब आज का जो पंजाब है, आज का जो केपी है, खैबर पख्तूनवा करके एक प्रोविंस है पाकिस्तान में, उस क्षेत्र में ये सीमांत गांधी कहलाते थे क्योंकि उस समय वो भारत का हिस्सा था। वहाँ वो गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे थे। इनके आंदोलन का नाम था रेड शर्ट मूवमेंट। रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इनके आंदोलन से जुड़े हुए लोग लाल रंग का कुर्ता पहनते थे। लाल कुर्ती शब्द, अगर आप मेरठ या मेरठ के आसपास से हैं तो ये शब्द आपने सुना होगा, एक मार्केट का भी नाम है लाल कुर्ती। तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे और इनका योगदान है वहाँ पर गांधीवादी आंदोलन चलाने में। 10 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? क्या वो एक नगरीय सभ्यता थी? क्या वो एक नोमैडिक मतलब खाना बदोश? क्या वो एक ट्राइबल थी? ट्राइबल मतलब एक जनजातीय जीवन, या फिर एक रूरल यानी कि एक ग्रामीण वो सिविलाइजेशन था? आंसर है नगरीय। IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी, नगर में पूरी तरीके से कारोबार होता था। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, इन द 6th century BC बिम्बिसार रूल्ड ओवर? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिम्बिसार पर राज्य करता था, यानी बिम्बिसार एक राजा का नाम है, ये एक किंग है। ये कौन से क्षेत्र पर शासन करते थे? तो बिम्बिसार का संबंध है हरियंक वंश से, हरियंक डायनेस्टी। और ये मगध की एक बहुत ही फेमस, या कह सकते हैं एक बड़ा साम्राज्य बना, सबसे पहला साम्राज्य यही बना। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? बी, मगध। ये वही मगध है जहाँ आगे चल के मौर्य साम्राज्य भी स्थापित हुआ। मगध की 2 राजधानियाँ रही हैं। पहली राजधानी का नाम था राजगृह और आगे चलकर इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र वही शहर है जहाँ पर आज के समय का पटना स्थित है, यानी कि बिहार की राजधानी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। तो आप भी अगर जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए और आपने GS का सिलेबस अभी कवर नहीं किया है, तो जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है वो सभी सब्जेक्ट्स जो आप बहुत अच्छे से तैयार करके अपने GS के स्कोर को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये सभी सब्जेक्ट्स अभी भी ऑफर इनके ऊपर चल रहा है। फ्लैट 50% डिस्काउंट है। बाकी हमारे फ़ोन नंबर, वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो तीर्थंकर कौन होते हैं? जैन धर्म में जो सबसे बड़े गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर माना गया। इनको भगवान के बराबर भी माना गया, बल्कि भगवान से भी ऊपर माना गया तीर्थंकर को। टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। क्या सभी के नाम आपको याद करने हैं? नहीं, सभी के याद करना थोड़ा मुश्किल है। एग्ज़ाम के लिए आप फर्स्ट तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर और 24th, ये तीनों याद रखें। पहले तीर्थंकर, ये तो क्वेश्चन ही पूछा गया है। अगर 23वें की बात करें तो चलिए इसी में मिल जाएंगे हमें सब। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी इनका पूरा नाम है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोका, बिंदुसार, दशरथ या बृहद्रथ? तो अशोका बिंदुसार तो नहीं होंगे बिल्कुल, ये तो जब ये एम्पायर अपने सर्वोच्च बिंदु पर था, ये तो तब शासक थे। अंतिम शासक है बृहद्रथ। डी इज द राइट आंसर। और बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध में हराकर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी और मौर्य साम्राज्य वहां से खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, टू विच डायनेस्टी डिड गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग? गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? शक साम्राज्य, सातवाहन, इंडो ग्रीक या फिर शुंग डायनेस्टी? गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे पावरफुल शासक रहा है सातवाहन राजवंश का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्वीन ऑफ द मौर्यन रूलर अशोका? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? नागनिका, कारुबाकी, कौशला देवी या फिर केवल देवी? तो आंसर है बी, कारुबाकी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें अशोक के ही एक शिलालेख से मिलती है। यानी अशोका ने अपनी इस रानी का नाम अपने शिलालेख, जो इलाहाबाद का पिलर है, उसके ऊपर लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग हुज रीन वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यानी बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति क्या थी? ये एक धार्मिक सम्मेलन था, एक बड़ी असेंबली थी, जिसमें धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, यानी बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर महत्वपूर्ण जो है डिस्कशंस हुए और अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लेने थे वो लिए गए। चौथा हमसे पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कनिष्क द्वारा कराया गया था कुंडल वन में, कश्मीर में, जो कि कुषाण वंश के शासन के। तो 4 के आपको याद रखना है। पहले के से कुषाण, दूसरे के से कनिष्क जो राजा का नाम है, तीसरे के से कुंडलवन, चौथे के से कश्मीर, यानी कि वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बहुत आसान हो गया अभी। क्या? कनिष्क राजा के द्वारा चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कश्मीर में कराया गया था। 17 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन के समय वो कौन सा चीनी यात्री था जो भारत में आया? ये क्वेश्चन हम 3rd या 4th टाइम कर रहे हैं। तीसरी या चौथी बार ये मेरे सामने आ रहा है क्वेश्चन। बहुत बार पूछा गया है, बिहार एपीओ में ही केवल मैं बात कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन दिए गए हैं आइसिंग, हेनसांग, फाहयान या मा त्वानलिन। तो मैंने आपको बताया था H = H, यानी हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच गुप्ता रूलर डिफीटेड द शाकाज या सिंथियंस एंड वॉज फॉर दिस रीजन नोन एज शाकारी? किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकरी या शकारी वो कहलाए? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त? तो आंसर है इसका चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया या सिंथियंस को पराजित किया और इन्हें ही शकारी या शकरी की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, थानेश्वर वॉज द कैपिटल ऑफ? थानेश्वर किसकी राजधानी थी? याद रखिएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। तो कौन सा वंश हुआ ये? मौखरिया, पाल वंश, वर्धन या लेटर गुप्ताज, यानी कि उत्तर गुप्त काल के शासक? आंसर है इसका वर्धन। तो वर्धनों की राजधानी रही है थानेसर। थानेसर मिलेगा कहाँ? कुरुक्षेत्र के पास। कुरुक्षेत्र कहाँ मिलेगा? हरियाणा राज्य में। चले क्वेश्चन नंबर 21, समर्थ रामदास वॉज द गुरु और स्पिरिचुअल टीचर ऑफ? यानी समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी या शिवाजी महाराज, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि फाउंडर हैं मराठा साम्राज्य के? राणा प्रताप या महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज या फिर बाजीराव? तो आंसर है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके स्पिरिचुअल गुरु का नाम था समर्थ रामदास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट वॉज नॉट अ वर्शिपर ऑफ कृष्णा? निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्णा का आधारक नहीं था? मीराबाई, चैतन्य, सूरदास या कबीर? तो देखिए, भक्ति संत 2 प्रकार के थे। एक भक्ति संत थे जो शगुन भक्ति को मानते थे
और एक भक्ति संत वो थे जो निर्गुण भक्ति को मानते थे। अब क्या मतलब हुआ दोनों? शगुन मतलब जिसको भी पूजा जा रहा है, जिसकी भी भक्ति की जा रही है, उसके भीतर कुछ गुण हैं, यानी कि उनको मूर्ति रूप में या उनका किसी भी तरह का आकार, शक्ल, उनके गुण हमें पता हैं। जैसे लॉर्ड कृष्ण की भक्ति की गई है कई संतों द्वारा, तो वो एक शगुन भक्ति कहलाएगी। जबकि निर्गुण भक्ति क्या है? जब भक्ति करने वाले ईश्वर के गुण हमें ना पता हों, वो कैसे दिखते हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो किस आकार में हैं, कुछ नहीं पता है। बस हाँ पता है कि कोई सर्वशक्तिमान है, कोई गुण उनका हमें नहीं पता है। इस तरह की भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा गया है। इसको करने वाले इनमें से कौन है? मीराबाई ये तो नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है। आंसर है कबीर। कबीर एक निर्गुण संत थे, यानी कि निर्गुण भक्ति को वो मानते थे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, हु एडिटेड द टू जर्नल्स नवजीवन एंड यंग इंडिया? दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? आंसर है महात्मा गांधी। दोनों पत्रिकाएं महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी, जिसमें वो अपने सामाजिक कार्य प्लस अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन की सारे विचार हैं वो पब्लिश करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज क्रेडिटेड विद हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा? तो ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ये नाम अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप नाम बता सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, CR दास या मोतीलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ये सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे लेक्चर में उतना ज़्यादा आपको फैक्ट्स याद रहेंगे। अगर आपको लगता है मैं आंसर तो पता है, क्या ही करेंगे कमेंट करके, तो अभी तो शायद आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद आप भूल जाएँ। लेकिन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कमेंट करते हैं, उसे लिखते हैं, आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फॉर विच वर्क डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज़? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन थे या एशिया के जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। किस चीज़ के लिए? लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। अब लिटरेचर में उन्होंने ऐसा क्या लेखन किया कि उन्हें नोबेल मिला? गोरा नाम से कुछ लिखा उन्होंने, नौका डूबी, गीतांजलि या काबुली वाला? तो बहुत ही फेमस उनकी कविताएं हैं गीतांजलि में। इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल का साहित्य का पुरस्कार मिला। तो इस तरीके से ये था हमारा आज का डिस्कशन। अभी 2 नए बैचेस अनाउंस हुए हैं। बिहार AP और बिहार JE का जो प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए अभी बैच चल रहा है। डेमो क्लास फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ UP APO का GK का बैच शुरू हो गया है, इसका भी डेमो क्लास फ्री है, ये आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी UP APO का जो लैंग्वेज बैच है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, ये भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो इसकी भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको सही लगता है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे वेबसाइट या हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।